हेलो गाइस। तो आज नया टॉपिक लेके आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग की लोच। इसके पहले हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड फैक्टर्स, डिमांड के लॉज पढ़े। अब हमें पढ़ना है क्लास 12 के सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमें ये बताया जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि किसी भी फैक्टर्स, यानी कि डिमांड के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, यानी कि मांग की लोच। किसी भी एक फैक्टर की वजह चेंज होने से आइदर वो प्राइस में चेंज आ जाए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आ जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ जाए, या फिर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाए, इन सारे फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर्स में से अगर चेंजेस आता है और उसका इफेक्ट डायरेक्ट वे में डायरेक्टली उस कमोडिटी के डिमांड पे पड़ता है, क्वांटिटी पे पड़ता है, तो उसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सपोज किसी भी प्रोडक्ट ए का कीमत 2 रुपये था, अच्छा सडनली उसका कीमत 2 रुपये से 3 रुपये हो जाए, और 2 रुपये जब था तब उसका यूनिट कंजम्पशन 5 था, लेकिन 3 रुपये होते ही यूनिट कंजम्पशन 3 आ गया, यानी चेंजेस इन डिमांड क्या हो गया? 2 यूनिट रिड्यूस हो गया। तो 2 यूनिट जो रिड्यूस हुआ, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एक्चुअली थ्री डायमेंशंस हैं। वो थ्री डायमेंशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? जब कभी भी सारे फैक्टर्स, डिमांड के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से, और सिर्फ प्राइस की चेंज होने की वजह से उसके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो वो हमारे लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है, जिसे हम डिनोट करते हैं ईपी से, स्मॉल ईपी। और फिर से एक बार बता दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कि जब कभी भी किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में अगर चेंजेस आता है, आइदर वो बढ़ जाए या घट जाए ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंजेस आने की वजह से उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है या घटता है, तो उसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी या डिमांड डायरेक्टली प्राइस अफेक्टेड हो तो उसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं, जिसे एक सरल फॉर्मूला में हमने निकाला है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम लोगों ने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी से डिनोट किया है। डेल्टा क्यू यानी चेंज इन द प्राइस, चेंज इन द क्वांटिटी, डेल्टा पी यानी चेंज इन द प्राइस। सेम वैसे नेक्स्ट है हमारे लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हेन द क्वांटिटी डिमांड चेंज्ड, when the quantity demand changed due to change in the income of the consumer or buyer। किसी भी क्रेता या खपतकर्ता यानी उपभोगकर्ता, कोई भी अगर उसे उपभोग करने वाला या उसे खरीदने वाले के इनकम में अगर चेंजेस आ जाता है, इनकम में चेंजेस आता है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट क्या या उस कमोडिटी का डिमांड चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सपोज एक इंसान 1000 रुपये का अर्निंग करने के बाद 10 यूनिट कंज्यूम करता है किसी भी एक प्रोडक्ट का, और सेम प्रोडक्ट का उसका इनकम 1000 से अगर 1500 हो जाए और उसका कंजम्पशन पावर 10 यूनिट के बाद 12 यूनिट हो जाए, तो जो 2 यूनिट से जो कंजम्पशन पावर बढ़ जाता है, दैट इज नोन एज, दिस चेंजेस इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आता है अब परसेंटेज, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाता है? ये इन दोनों से थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है, इसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राइस रिलेटेड गुड्स के चेंज होते हैं, डायरेक्ट कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता है, फिर भी वो अफेक्टेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिमांड के फैक्टर्स में हम लोगों ने रिलेटेड गुड्स के बारे में भी पढ़ा था। रिलेटेड गुड्स ये होता है आइदर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने पहले भी बताया है
कि सब्स्टिट्यूट गुड्स किसी भी वस्तु के जगह पे यूज किए जाने वाला वस्तु उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस चीज को, किसी भी एक प्रोडक्ट को फुलफिल करने वाला या कंप्लीट करने वाले कमोडिटीज को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बढ़ने या घटने का इफेक्ट अगर डायरेक्ट उसके फर्स्ट प्रोडक्ट पे पड़ता है, उसके फर्स्ट प्रोडक्ट पे पड़ता है, तो उसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसे हमने फॉर्मूला में दिखाया है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा सी। अब आते हैं इनके डायमेंशंस के बाद इनके टाइप्स पे। इनके टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जनरली 5 टाइप्स में चेंज किए, क्लासिफाइड किए गए 5 कैटेगरीज में। नंबर 1 कैटेगरीज है प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसे हम जिसका वैल्यूएशन होता है ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जिसका वैल्यूएशन होता है ईपी इज इक्वल टू, यानी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब क्या है कि अगर किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन्फिनिटली, यानी कि अनंत, अनलिमिटेड वे में अगर चेंज होता है ड्यू टू अ स्मॉल फॉल और न्यूट्रल फॉल और राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस में या तो न्यूट्रल फॉल हो या फिर ना हो, ना के बराबर, स्मॉल फॉल हो या न्यूट्रल हो या हो ही ना, ये बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कमोडिटी का प्राइस में अगर फॉल होता है या नहीं होता है, तो भी उसका अगर डिमांड बढ़ता या घटता है तो वो हमारे लिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाता है जिसका वैल्यू होता है ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जिसका हमने डायग्राम में भी दिखाया है। देखिए यहाँ पे ओ वाई एक्सिस जो कि डिमांड को दिखा रहा है और ओ वाई एक्सिस प्राइस को, जिसमें प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। ओपी इज द प्राइस, ओपी इज द प्राइस, ये कांस्टेंट है। बट हमारा डिमांड जो है वो अलग अलग वे में चेंज हो रहा है, अलग अलग जगहों पे चेंज हो रहा है। जैसे कि देखिए डिमांड कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। फर्स्ट अगर हम पकड़ ले कि यहाँ अगर क्वांटिटी था, फिर Q1 आया, फिर Q2 आया, बट देखिए यहाँ पे प्राइस नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? प्राइस नहीं चेंज हुआ, ओपी ही रहा, लेकिन डिमांड बढ़ता गया है, या फिर प्राइस अपनी जगह पर रहा, डिमांड घटता भी गया है, ऐसे भी मान सकते हैं। तो इस जगह पे हमने क्या देखा कि प्राइस के चेंज ना होने पे भी डिमांड में चेंजेस आता है। इस तरह के चेंजेस को हम लोग प्राय परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जिसका वैल्यूएशन क्या होता है ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरह के नेचर्स क्या है, इस डायग्राम का नेचर क्या है? पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सिस, ये इस एक्सिस के पैरेलल है, और इसका शेप होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहता है। नेक्स्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या है? व्हेन द डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज और फॉल, thus it is called जीरो इलास्टिक ऑल्सो। देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में ये बताया गया है कि जब प्राइस बढ़े या घटे उनका इफेक्ट उनके डिमांड पे ना पड़े, उनका इफेक्ट उनके डिमांड पे ना पड़े, यानी डिमांड कांस्टेंट है। डिमांड कांस्टेंट है। यहाँ डायग्राम में देखिए ओ एक्स एक्सिस पे एक डिमांड है, डी डी कर्व, एक डिमांड कर्व है जिसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रहा, बट प्राइस में वेरिएशंस आ रहा है। पहले पी था, फिर P1 हुआ, बढ़ा, फिर घटा, लेकिन डिमांड अपनी जगह पे कांस्टेंट रहा। डिमांड जब कांस्टेंट रहेगा, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो उस प्राइस के बढ़ने या घटने का इफेक्ट अगर डिमांड पे नहीं पड़ता है तो उसे हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। दैट इज ईपी इज इक्वल टू जीरो, जिसका नेचर है पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है, और शेप होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। थर्ड टाइप्स क्या होते हैं इसके? थर्ड टाइप है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या है? इलास्टिक डिमांड वेयर ईपी इज ग्रेटर देन 1, जिसका इलास्टिक डिमांड का वैल्यू यानी क्वांटिटी चेंज जो होता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हो रहा है वो ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जितना भी चेंज आया उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में चेंज। सपोज अगर 2 रुपये प्राइस में चेंज आया, 2 रुपये प्राइस में चेंज आया, यानी कि मान सकते हैं कि 10% अगर चेंजेस आने की वजह से अगर 15% या 12%, मोर देन 10% अगर चेंज आता है हमारे
क्वांटिटी डिमांडेड में तो वो हमारे लिए कहलाता है इलास्टिक डिमांड। यानी कि 10% प्राइस चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गया मोर देन 10%, तो वो हमारे लिए इलास्टिक डिमांड कहलाएगा। यहाँ इसका नेचर क्या होता है, मोर फ्लैट होता है। ये डिमांड कर्व जो है ये मोर फ्लैट है, मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से लाइन टुवर्ड्स ओ एक्स एक्सिस, लाइन टुवर्ड्स ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस की तरफ में लेटा हुआ है। शेप इसका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट इसी का ठीक इलास्टिक का उल्टा होता है, इन इलास्टिक, जहाँ पे व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, डिमांड का जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में प्राइस का परसेंटेज चेंज हो रहा है। डिमांड में जिस मात्रा में चेंजेस आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में बोल सकते हैं कि प्राइस में चेंजेस आना, यानी बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस की अपेक्षा डिमांड में चेंजेस कम आए तो हमें वो क्या कहता है, इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस चाहे बहुत बढ़ रहा है या घट रहा है बट उसके अनुसार, सपोज अगर प्राइस 10% बढ़ा बट डिमांड में चेंजेस लेस देन 10% आया, 8%, 7%, 5% अगर चेंजेस आता है तो ही उसे हम लोग इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इसका नेचर क्या होता है, स्टीपर, स्टीपर मीन्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स द स्टैंडिंग टुवर्ड्स ओ एक्स एक्सिस, और बोल सकते हैं कि इन क्लाइंबिंग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। शेप इसका स्ट्रेट लाइन ही होता है। लास्ट इन इलास्टिक के बाद लास्ट जो आता है वो होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जिसका वैल्यू ईपी इज इक्वल टू 1, जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल वैल्यूएशंस में चेंज होते हैं, दोनों 1:1 के रेशियो में चेंज होते हैं, दोनों बराबर चेंज होते हैं। 10% अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है तो प्राइस भी 10% ही चेंज हुआ होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो दोनों जब इक्वली चेंज हो तो उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इनका नेचर और शेप दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट वो मीन्स ओरिजिन के नज़दीक होता है, ओरिजिन की तरफ इंक्लाइन किया रहता है, इसलिए उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। जो कि ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। तो ये था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और हमने आज सिर्फ टॉपिक डिस्कस किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक लेके आऊँगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़ें, देखें, समझें, और अगर कोई भी क्वेरीज होता है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। थैंक यू।